Next unit is surface chemistry. Okay? Surface chemistry. In surface chemistry, we will study about the surface phenomena. किसी भी substance की surface की phenomena. Okay? So in this chapter, we will cover adsorption and colloids. This year, catalyst and catalysis and mechanism of catalysis is omitted for you. Before it was in syllabus. So in surface chemistry, we will study the first adsorption. What does it mean? क्या है adsorption? Okay. सबसे पहले हम बात करते हैं one word sorption. Sorption. Sorption means concentrate होना, attach होना, accumulate होना, mix होना, retain रहना togetherness में. Okay? So this is called sorption. Means opposite of sorption is desorption. Desorption. Okay? And sorption is categorized as adsorption and absorption. Okay? Adsorption and absorption. The difference D and B. Okay? So adsorption और absorption क्या है? एब्जॉर्प्शन से तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, मीन्स बल्क फिनोमेना. दिस इज बल्क फिनोमेना. उसमें अंदर तक पूरे में मिक्स हो गया, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे. तो सरफेस केमिस्ट्री में आप एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे. मतलब एक सब्सटेंस. अच्छा, फर्स्ट सरफेस की बात है तो which type of substance having surfaces? Solids and liquids also. Only solids and liquids having their surface. उनकी अपने एक मार्जिन होती है, उनका अपना एक सरफेस होता है. गैस में तो कोई सरफेस ही नहीं होती है. ठीक है, तो लिक्विड की और सॉलिड के केस में हम यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे. तो एब्जॉर्प्शन, सपोज I will explain the difference between adsorption and absorption. Okay? We will take two containers and both the containers having water vapor. दोनों में water vapor है. Okay? And one container having, this is silica gel. Silica gel. Okay? And this is anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate, white in color. Okay? Copper sulfate is blue in color, but when we heat the copper sulfate crystal, so it's crystalline water. 5 water molecule attached with copper sulfate crystal as crystalline water or water of crystallization. So on heating, all the 5 water molecules escape out and the remaining species is called anhydrous copper sulfate and it is white in color. Okay? Here water vapor. After some time, on keen observation, we will observe that at the surface of silica gel, some water droplets, छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स इसकी सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं. बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे स्टिक हो जाते हैं और यहाँ बिल्कुल ड्राई दिख रहा है, बट इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू, व्हाइट टू ब्लू. इसका कलर व्हाइट से ब्लू हो गया. तो ये तो कंफर्म हुआ कि वाटर की वेपर्स उससे अटैच हुई. अब किस मैनर में अटैच हुई ये देखना है. हमने सिलिका जेल को कट करके देखा, उसके 2 पीस किए
उसमें अंदर वाटर कंटेंट नहीं था, मीन्स जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे वो सिर्फ सरफेस पर थे। और जब हमने कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल को कट करके देखा तो अंदर तक वो पूरा ब्लू हो चुका था। इसका मतलब उसमें पूरे बल्क में वाटर मॉलिक्यूल्स गए, तो अंदर तक पूरी बल्क फिनोमेना हो जाती है एब्जॉर्प्शन, एंड सरफेस फिना एब्जॉर्प्शन कहलाएगी सरफेस पे। क्लियर है? अब ये जो एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की बात है, तो कभी भी सरफेस पे सब्सटेंस आने के बाद ही तो बल्क में जाएगा। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि विदाउट एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डज नॉट हैपन। ये तो पहले होगा, उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे कि जब भी कभी एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन भी होगा, ये नहीं है। ये डिपेंड करता है किस सब्सटेंस पे किस सब्सटेंस की अटैचमेंट हो रही है, ठीक है, किस सब्सटेंस पे वो अटैच हो रहा है। इफ यू टेक माइका पीस एंड डिप इट इन वाटर, एंड सेकेंड केस इफ यू will take chalk piece and dipped in water. In both the cases, या कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप पानी में डिप करिए, एक आप प्लास्टिक को पानी में डिप करिए, दोनों की सरफेस पे वाटर तो स्टिक हुआ, लेकिन चॉक के पीस में या कॉपर सल्फेट में वाटर अंदर तक गया, तो एब्जॉर्प्शन होते हुए एब्जॉर्प्शन हुआ कॉपर सल्फेट के पीस में या चॉक के पीस में। बट यहाँ पर यदि आपने प्लास्टिक की शीट ली थी या माइका लिया था या वैक्स भी लिया होगा, तो उसके सरफेस पे तो वाटर दिख रहा है आपको, बट वो अंदर तक नहीं गया, मींस बल्क फिनोमेना नहीं हुई। तो ये डिपेंड कर रहा है किस सब्सटेंस से कांटेक्ट कर रहे हैं आप, किसकी सरफेस पे कौन सा सब्सटेंस आ रहा है, ये दोनों के अपने नेचर पे डिपेंड करेगा, किसी एक के नहीं। यदि आप कहते हैं वाटर तो एब्जॉर्ब हो रहा था, तो वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो रहा था, बट माइका में तो नहीं हो रहा था, प्लास्टिक में तो नहीं हो रहा था, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम एब्जॉर्प्शन की बात करें। अब आपके सिलेबस में एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। ओके, सो एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, एंड व्हेन अटैच्ड पार्टिकल विल रिमूव, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। उसका वहां से अलग हो जाना। वो माइका का पीस यदि ड्राई हो जाता है, ठीक है, या वो चॉक का पीस ड्राई हो जाता है, इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द माइका और प्लास्टिक, सो दिस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, the surface of any substance. Suppose A is a substance and it has own surface, and B is a substance which is attached or accumulate or concentrate on the surface of A. So this is called adsorbate, and this one is एड्सॉर्बेंट। ये क्या कहलाएगा? एड्सॉर्बेंट, और ये एड्सॉर्बेट कहलाएगा। सो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यदि एक ही सरफेस पे बी कुछ सर्टेन एक्सटेंट में यदि एड्सॉर्ब हो रहा है, तो सी या सारे पार्टिकल्स या सारे कंपाउंड्स या सारे गैसेस या सारे दूसरे मटेरियल वो भी उतने ही एब्जॉर्ब होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये उनकी अपनी अटैचमेंट या उनकी अपनी स्पॉन्टेनिटी पे डिपेंड करेगा, उनकी अपनी एफिनिटी पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है ना? अब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करने वाली प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो एड्सॉर्प्शन में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अटैच कैसे होगा, है ना? तो उसमें कुछ ना कुछ एक बॉन्ड तो फॉर्म होना चाहिए। तो ये बॉन्ड कौन सा है, इसके बेस पे एड्सॉर्प्शन को फिर हम क्लासिफाई करेंगे दो कैटेगरी में। ओके,
physical adsorption and chemical adsorption. Okay, on the basis of force of attraction, which will be formed between the A and B, or adsorbate and adsorbent. So on the basis of force of attachment, फोर्सेस ऑफ अटैचमेंट के बेस पे हमने इसे फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्लासिफाई किया. बट वन मोर क्लासिफिकेशन वी विल नो, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन. जनरली ये यूज नहीं होता है, हम फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन की ही बात करेंगे. सो आपके नॉलेज के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी होता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी होता है, आपको ये मेन देखना है. सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर का हमने एक प्रेशर नोट कर लिया. मर्करी है, सपोज हमने इसका प्रेशर नोट कर लिया. इसमें गैस फिल है. ओके, कोई भी गैस ले सकते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा. हम इस कंटेनर में कोई भी एक गैस लेते हैं और उसमें चारकोल, उसमें हमने चारकोल लिया. आप देखेंगे जब हमने चारकोल पीस नहीं लिया हुआ था, उस गैस का अपना एक प्रेशर था. फिर जब हम उसमें चारकोल का पीस रख देते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रेशर विल बी रिड्यूसेस. व्हाई? बिकॉज some of the gas absorbed by the charcoal. चारकोल ने एब्जॉर्ब कर ली है कुछ गैस, तो क्या होगा? डेफिनेटली वो उसमें अंदर बल्क में उसमें एब्जॉर्ब हो गई इसकी सरफेस पे. मतलब वो अब प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है, क्योंकि वो बॉन्ड बना चुकी है. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्टेड है. फोर्स कैसे मिलेगा, प्रेशर कैसे मिलेगा गैस का? जब वो वॉल पे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर यही होता है ना. तो जब वो यहाँ पर इसकी सरफेस पे अकुमुलेट हो चुकी है, तो वो वॉल पे प्रेशर नहीं एग्जिट कर पा रही है, तो इसलिए प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस होगा. अलग अलग गैस का हमने देखा, अलग अलग प्रेशर, सेम प्रेशर में गैस फिल की थी, बट अलग अलग उनका प्रेशर हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस चारकोल पर इन गैस की एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट अलग अलग है. ठीक है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सारी गैस सेम एक्सटेंट में, सेम अमाउंट में एब्जॉर्ब हो. क्लियर है ना? क्लियर है. कई बार ऐसा होता है कि जैसे रॉ शुगर होती है ना, तो जो शुगर हम हमारे घर तक आती है, हम जो लेते हैं शुगर, वो एकदम क्रिस्टल वाइट रहती है. ठीक है, लेकिन जो रॉ शुरू में जो इनिशियल स्टेज पे जो शुगर की क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो थोड़ी सी येलोइश होती है, वो इतनी व्हाइट नहीं रहती है. तो ये जो येलोइश शुगर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि शुगर के क्रिस्टलाइजेशन के समय क्रिस्टलाइज हो चुके हैं. तो क्या करते हैं, एनिमल चारकोल में शुगर का सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें एनिमल चारकोल उसमें डाल देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ दिया हमने, 2 या 3 आवर्स के लिए. फिर उसके बाद उसे फिल्टर कर लेते हैं. चारकोल तो इंसॉल्युबल है, तो वो क्या, जो अब सोल्यूशन निकल के आ रहा है, उसमें से कलरिंग सब्सटेंस फ्री हो जाते हैं. मतलब वो एकदम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आता है. पहले वो थोड़ा सा येलोइश दिखता है सोल्यूशन, लेकिन चारकोल से पास करने के बाद वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है. तो इसका ट्रांसपेरेंट होना मतलब कलरिंग सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो गया किसमें, चारकोल में. सपोज आप वाटर में मिथाइलिन ब्लू मिला दीजिए, ठीक है, आप उसके बाद आप उस पूरे सॉल्यूशन में कुछ चारकोल के, एनिमल चारकोल के कुछ पीसेस रख दीजिए. आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो कलरलेस हो गया सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि वो मिथाइलिन ब्लू जो डाई थी वो एब्जॉर्ब हो गई चारकोल में, तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा आपका. तो ये कुछ एब्जॉर्प्शन हम देख पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, सो एब्जॉर्प्शन के ड्यूरेशन में एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट
दिस इज एड्सॉर्बेट एंड दिस वन इज एड्सॉर्बेंट. ओके, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तब तो वो आ गया. अब ये फोर्स क्यों हुआ या एड्सॉर्बेंट ने इसे एड्सॉर्ब क्यों किया, ये समझना है. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द बल्क. हम इस पीस की एड्सॉर्बेंट की बात कर रहे हैं. सो एड्सॉर्बेंट्स में जो इनर पार्ट में या बल्क के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो बैलेंस्ड फोर्स फील करते हैं. सपोज हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर पार्टिकल्स दे रहे हैं. मतलब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसका सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बैलेंस्ड है इसके ऊपर. ये अनबैलेंस फोर्स फील नहीं कर रहा है. ठीक है, बट हम सरफेस के पार्टिकल की यदि बात कर रहे हैं तो जो सरफेस पर पार्टिकल है उस पार्टिकल को अनबैलेंस फोर्स फील करना पड़ रहा है. ओके, जिसके वजह से इसकी एनर्जी हायर हो रही है. तो ऑल द सरफेस मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई एनर्जी ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनवर्टेड खींचा जा रहा है, उसे अंदर की तरफ पुल किया जा रहा है बाकी के पार्टिकल्स से. ठीक है, तो इसमें अनबैलेंस फोर्स है तो ये हायर एनर्जी का है और हर एक सब्सटेंस लोअर एनर्जी की तरफ जाना चाहता है. तो क्या करेगा, इसके कांटेक्ट में जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं, आप कहोगे मैंने तो उस पीस पे कुछ भी नहीं दिया, कोई प्रोवाइड नहीं किया, बट एटमॉस्फेयर तो है, एयर तो है, तो एयर ही इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगी. ओके, सो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज अट्रैक्टेड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट attracted by the surface molecules because they are at higher energy, so they want their energy becomes less, they want lower energy state, so they attract the adsorbent particle towards itself and bonded with them. उनके साथ बॉन्ड बनाना है, क्योंकि कहीं पर भी 11th पे भी आपने पढ़ा है, कोई भी एक बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर भी अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो इस तरह से ये यहाँ पर बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इसके एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं फ्री बैलेंसीज, या इसके पास हायर एनर्जी था तो इसने लोअर एनर्जी में जाने के लिए बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो इसने एड्सॉर्बेट के साथ बॉन्ड बनाया. इस बॉन्ड के बनाने से थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस तो होना ही है. इट मींस एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ये एक्सोथर्मिक हुआ. ठीक है, और एक्सोथर्मिक है तो स्टेबिलिटी तो होनी है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी इस पूरे सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है, लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया. और स्पॉन्टेनियस भी है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो स्पॉन्टेनियस होती है ना, तो ये स्पॉन्टेनियस मतलब एब्जॉर्प्शन अपने आप हो रहा है. आप देखेंगे आपके रूम में या आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पर है. क्यों, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी है उस पर सब चीजें, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये सब उसी टेम्परेचर पे है. क्यों, क्योंकि एयर उनकी सरफेस पे अटैच है. आप ये कहेंगे कि हमने फ्रिज से कुछ निकाल के लाए हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन है, बट थोड़ी देर बाद वो भी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया. क्यों आ गया, क्योंकि इसकी सरफेस पे एयर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं. ठीक है, और अटैच होने से हीट का ट्रांसफर हो रहा है और एक इक्विलिब्रियम आएगी तो उसका भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. तो एड्सॉर्प्शन की वजह से पॉसिबल होना. यदि मान लो इस पेन का टेम्परेचर हमने इसको या तो हीट कर रखा है, तो क्यों, यदि इसकी सरफेस पर टच नहीं होती, एयर स्टिक नहीं होती, तो कोई हमारे पास मीडिया नहीं था जो हीट ट्रांसफर कर सकता, तो इसका टेम्परेचर ऐसा ही रहता जैसा हमने इसे हीट करके रखा हुआ था. ठीक है, तो सरफेस पे एटमॉस्फेयर तो या एयर तो अटैच हो ही गई है, और एक लेयर के बाद बहुत सारी लेयर्स, तब तो एटमॉस्फेयर बना. 200 किलोमीटर का आप आराम से सोच सकते हैं कि एटमॉस्फेयर है हमारा. तो कैसे बना, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, इस तरह से ये एक दूसरे से अटैच होती है, तो एब्जॉर्प्शन ही तो था. ठीक है, तो सरफेस फिनोमेना में एब्जॉर्प्शन है, ये एक्सोथर्मिक होता है.
अब ये इसकी एक्सोथर्मिक नेचर कितना है वो इस सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि इसका अफेक्शन इसके लिए कितना है। हो सकता है ये बहुत थोड़ा सा ही अटैच हो रहा हो सकता है ये बहुत ज्यादा अटैच हो रहा हो। सपोज आपने वैक्स, आपने कैंडल ली, कैंडल को पानी में डिप किया एक केस में, दूसरी कैंडल को आपने ऑयल में डिप किया, तो आप देखेंगे ऑयल उस पर ज्यादा स्टिक होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो इनकी अपनी एफिनिटी पे भी तो डिपेंड कर रहा था, है ना। आपने कैंडल दोनों सेम ली हुई थी, फिर इनकी एफिनिटी किससे ज्यादा है उस पर भी डिपेंड कर रहा था। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कितना टाइटली बॉन्ड बनता है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसके बेस पे हम एक्सोथर्मिक नेचर देख सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। और फिर मैंने कहा भी स्पॉन्टेनियस है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इस पूरे केस में डेल जी यदि नेगेटिव हो रही है मतलब स्पॉन्टेनियस है, और डेल जी नेगेटिव कब होगी, एक्सोथर्मिक है मतलब ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, डेल एच एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव आ रहा है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि डेल एस पॉजिटिव हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या, पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे एब्जॉर्बेट के पार्टिकल्स, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो सरफेस पे आके उनका रैंडमाइजेशन या रैंडम मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो डेल एस है, डेल एस क्या हो रहा है यहाँ पर, वो भी नेगेटिव हो रहा है, डेल एस भी नेगेटिव हो रहा है। तो हमारे पास ये फिगर, इसे हमें पॉजिटिव बनाना है, तो इस ये पॉजिटिव होने के लिए डेफिनेटली हमें ये बहुत हाई करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा डेल एच नेगेटिव है, तो टोटल फिगर हमारा पॉजिटिव हो रहा है। इस पॉजिटिव के लिए डेल एच नेगेटिव तो होना ही था, तब तो डेल जी नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल जी स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक्सोथर्मिक है, और हमने भी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ adsorption. Okay, so just now we had discussed about the physical and chemical adsorption. Okay, so first physical adsorption and second one is chemical adsorption. Physical or chemical adsorption, the name suggests that there is some physical attachment and here some chemical attachment. Okay, means यहाँ सिर्फ force of attraction आपने देखा दो तरह के होते हैं, physical bond या physical force of attraction, that these are van der Waals force of attraction, hydrogen bonding and dipole-dipole moment. Okay, तो हम यहाँ पर एक बहुत माइन्यूटली इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन यहाँ ले सकते हैं। ओके, तो नटशेल में आप इसे कंसीडर करेंगे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ प्योर केमिकल बॉन्ड। अब वो केमिकल बॉन्ड कौन सा हो सकता है, उसमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। हम यहाँ केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि van der Waals फोर्स है उसकी बात करेंगे। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो सरफेस एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में सिर्फ van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैचमेंट होता है, और इसमें प्योर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम साथ साथ कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों का। तो पहला बात तो ये होगी कि किस तरह का फोर्स है। सेकेंड, जब भी कभी van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक है मतलब उसका एक्सोथर्मिक नेचर कम है, क्योंकि जितना वीक फोर्स बनता है उतनी कम एनर्जी रिलीज होती है, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इट मींस केमिकल एब्जॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक एंड दिस इज लेस एक्सोथर्मिक। ओके, है तो दोनों एब्जॉर्प्शन है मतलब सरफेस फिनोमेना तो है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने केमिकल बॉन्ड देखा, केमिकल बॉन्ड होता है यहाँ पर, इसका मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल चेंज होना, केमिकल रिएक्शन होना, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, van der Waals फोर्स। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ केमिकल बॉन्ड हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन तो होगी।
reaction would be happen on the surface of adsorbent. ये adsorbent है, यहाँ adsorbent आ रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है जो इसकी सरफेस पर न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, इसकी सरफेस पर न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसे? इस पेन पर यदि एयर अटैच हो गई या वाटर अटैच हो गया या ऑयल अटैच हो गया तो क्या कुछ नया बना? नहीं। बट आप रस्टिंग की बात कर रहे हैं, या आपने देखा 10th में आपने देखा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले आपने उसकी सरफेस को स्क्रब किया था। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है और उसकी सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड या हम उसे रस्ट कहते हैं। तो जो कोरोजन हुआ था वो क्या है? वो एड्सॉर्प्शन ही तो है। तो कोरोजन में सिर्फ सरफेस पर ही तो होता है, लेकिन वहां नया कंपाउंड बन जाता है। मैग्नीशियम की सल्फेट पे MgO देखा आपने, है ना? तो वहां क्या हो रहा है? नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो न्यू सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्यों? बिकॉज दिस इज केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। बट यदि हम इसकी बात करें, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, रूम में जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी थिंग्स हैं, वो सब रूम टेम्परेचर पे है, क्योंकि हर किसी पे एयर एड्सॉर्ब हो रही है। हर किसी पे एयर एड्सॉर्ब हो रही है। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एयर बोलेगी नहीं मैं तो इस चॉक पे या इस पेन पे एड्सॉर्ब होंगी, बोर्ड पे नहीं होंगी, है ना, या हमारे स्किन पे नहीं होंगी, ऐसा तो नहीं है। टेबल चेयर सब पे वो एड्सॉर्ब हो रही है। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो उतना स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे क्यों नहीं हुआ कि इसमें रस्ट लग गई हो, या आप देखेंगे वुड, लकड़ी वगैरह जो भी होती है, प्लास्टिक्स, उनमें क्यों नहीं रस्टिंग हो रही है, उसमें क्यों नहीं कोरोजन हो रहा है ना? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सेंसिटिव है या वो स्पेसिफिक है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस किसी के साथ में केमिकल रिएक्शन कर ले। केमिकल रिएक्शन के लिए भी एफिनिटी चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर भी चाहिए, ठीक है, और एक रिएक्शन फिजिबल तो हो, रिएक्शन होना भी तो चाहिए ना। तो किसी भी एक रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। तो जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता है। फिर यदि हम इसकी बात करें तो ये रिवर्सिबल है। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम रिबन पे जो लेयर आ गई है, आप सोचें कि वो अपने आप ही वापस से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में टूट जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसके लिए एक अलग प्रोसेस करना पड़ेगी। आपने जो रस्ट ली हुई है, रस्ट निकाल लीजिए आयरन की सरफेस से। अब आप सोचें कि अपने आप आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, उसका मॉइस्चर भी अलग हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस करके वापस आयरन लाना पड़ेगा उसमें से। तो इसका यही तो मायने है ना कि वो इरिवर्सिबल है। लेकिन वो जो आपने देखा, हमने इसको पानी में डिप किया, थोड़ी देर बाद पानी ड्राई हो गया। हमने एक हैंकी को पानी में डिप किया, वो ड्राई हो गया थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस पे जो वाटर स्टिक हुआ था वो वाटर अपने आप डिसॉल्व भी हो गया। तो उसका डिसॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन ये तो क्या रिवर्सिबल है। आप फिर पानी में डिप करोगे, वापस से गीला होगा, फिर एक्सपोज कर दोगे एयर में तो फिर ड्राई हो जाएगा वो। तो उसमें क्या हो रहा है? तो ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। इसमें ये मल्टी लेयर होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है। तब तो आपने देखा इसके ऊपर एयर पे एयर की लेयर आती जा रही है, ये मल्टी लेयर होता है। क्यों? क्योंकि उस एयर का अगली एयर के साथ एफिनिटी है तो अटैच हो गया, उसमें टेंडेंसी थी उसके साथ बॉन्ड बनाने की, उसने बना लिया। तो कौन सा बॉन्ड बनना है? सिंपल वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये मल्टी लेयर होता है।
फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक है, इसीलिए यूनी लेयर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे इनिशियली देखते हैं, ये एड्सॉर्बेंट की सरफेस है और ये मॉलिक्यूल आया और इसकी सरफेस पे अटैच हुआ, क्योंकि इसकी और इनकी एफिनिटी थी। ठीक है, इससे ए को बी से केमिकल बॉन्ड बनाना था तो उसने बना लिया, क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, फिजिबल है उनका बनना। बट अब जो बनने के बाद जो नया सब्सटेंस बन गया है, उस न्यू सब्सटेंस की टेंडेंसी नहीं है कि वो फर्दर रिएक्ट करे, क्योंकि अब उसकी चलेगी ना, इसके सरफेस पर वो एक कोट आ गया है, उस कोट की बात है कि वो एफिनिटी रखता है या नहीं रखता है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमेशा यूनिलेयर होता है। ठीक है, फिर एड्सॉर्प्शन के लिए एक लास्ट है जो कि दोनों में कॉमन है। चूंकि सरफेस फिनोमिना है, सो सरफेस लार्जर द एरिया हायर विल बी द एड्सॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। आप एक इतना बड़ा पीस ले रहे हैं, उस पे यदि आपने पानी में से डिप करके निकाल दिया तो वो जो बाहर चारों तरफ उसके जो भी वाटर की फिल्म है उसका अमाउंट ले लीजिए। और सेकेंड केस में इसी पीस के बहुत सारे आप पीसेस, बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए उसके। ठीक है, उसी मॉलिक्यूल के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं सरफेस एरिया यहाँ कितना सारा बढ़ गया, तो उसके छोटे पीस करने से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब सरफेस बढ़ रहा है तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंसेस हुए। डिफरेंस पॉइंट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो फिजिकल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, या जब ये रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होना चाहिए जो कि उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सके। सो एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर तो एक्टिवेशन एनर्जी का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन तो होना नहीं है, केमिकल चेंज होना ही नहीं है, तो ये इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट है। ए और बी के कांटेक्ट में आने के लिए उनके पास इतनी एनर्जी तो हो कि वो कॉम्प्लेक्स बना सके, एक्टिवेटेड या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, अभी हमने डिस्कस किया कि जो एड्सॉर्प्शन है वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने दो कैंडल लिए थे और एक को पानी में डिप किया, एक को ऑयल में डिप किया, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट में एड्सॉर्प्शन होगा, स्पेशली फॉर गैसेस। ओके, जो गैस होते हैं, गैस के लिए इतना ध्यान रखेंगे, हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन में यदि देखें, for physical adsorption, if gas is adsorbed on the solid, और liquid भी ले सकते हैं आप, और liquid. So we discuss about the solid. In case of gas, when it adsorbs on the surface of solid, in this case the liquefaction temperature और हमने 11th में पढ़ा हुआ पॉइंट, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। ये क्या है? किसी भी गैस का और क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एंड्रूज एक्सपेरिमेंट में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ था। तो किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर वो गैस लिक्विफाई होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तब तो वो गैसिड स्टेट में। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स या उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में
अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो चुका है एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना मतलब उनमें दोस्ती करने की बात या अटैच होने की बात है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, मीन्स हायर टेम्परेचर पे यदि वो लिक्विफाई हो रही है, मीन्स उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी डेवलप होने की टेंडेंसी है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब तो वो लिक्विड में बनी। सपोज आपके पास दो गैस है, ओके, ए एंड बी। ए यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है कि जो ए, अब हमने रूम टेम्परेचर पे हमारे पास गैस है, हमने उसको कूल करना चालू किया, जैसे हम 30 पे पहुंच रहे हैं तो ए तो लिक्विफाई हो गई लेकिन बी नहीं हुई, ठीक है। जब हम 10 तक पहुंचेंगे तब कहीं जाके बी लिक्विफाई होगी, वापस आएंगे। हम जब 30 तक आए तो ए का लिक्विफिकेशन हो गया, स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रेंडशिप करने की या अटैचमेंट की टेंडेंसी ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ए का अटैचमेंट बी के कंपैरिजन में जल्दी होगा सरफेस पे, क्योंकि उसके बंदे जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, सिंपल। तो जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर या लिक्विफिकेशन टेम्परेचर हाई होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उसका एब्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट ज्यादा होगा। तो ऑल दीज आर द कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फिजिकल एब्जॉर्प्शन वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, बस इसका फिजिकल का एक्सोथर्मिक नेचर कम है, केमिकल का ज्यादा है। ये मल्टी लेयर होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन सिंगल लेयर होता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से दोनों ही एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगे, ये तो कॉमन बात है। जिस भी गैस का लिक्विफिकेशन पर टेम्परेचर हाई होता है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। फिर फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही कम स्पेसिफिक होता है, लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, मस्ट है, ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ऑल दीज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन।